देखो स्टूडेंट्स आपको एक लॉ फील्ड के ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो कई यूनिवर्सिटियों में लगता है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में सभी में ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि भी कई यूनिवर्सिटी में लगता है। पर चलो, जिनमें लगता है या जिनका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, वो थोड़ा सा गौर करें। देखो, एक सब्जेक्ट है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे बात करते हैं, क्योंकि उसमें ये कोई एक्ट से रिलेटेड नहीं है या लॉ से रिलेटेड तो है, पर बैकग्राउंड है उसका लॉ का। तो अपने ये बात भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स इन इंडिया, इसका दूसरा नाम ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो हिस्ट्री को हम स्टार्टिंग से करते हैं, तो नेचुरल बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की बात आ जाती है। देखो, क्या था इंग्लैंड में जो ब्रिटिश क्राउन थे उस टाइम में, जब 1600 के आसपास, तब वहाँ पे क्या है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना जिस टाइम में स्थापना की गई थी, उस टाइम पे वहाँ पे ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ थी, और जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना करने के बाद, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, नेचुरल बात है, कंपनी थी तो कंपनी की तरह ही काम कर रही होगी। तो उसी की तर्ज पे सबसे पहले कुछ अंग्रेज़ लोग भारत में आए, और भारत में आने के बाद उन्होंने सूरत में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरत एक कोस्टल एरिया था। सूरत में ये देख लो कि भी ये उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के कोई और साधन नहीं थे, तो साधन नहीं होने की वजह से नेचुरल बात है कि उस टाइम में शिप या बोट्स जो छोटे लेवल पे थी, उसी के ऊपर आना जाना हुआ करता था। तो इस तरह से क्या है कि भी कुछ अंग्रेज़ लोग जो है भारत में सूरत में आके रहने लग गए। और सूरत में आने के बाद जब उन्होंने काफ़ी साल नियर अबाउट 13 नहीं, नियर अबाउट 39 ईयर, मतलब जो ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में बनी थी, जबकि जो उसके बाद में मद्रास का डेवलपमेंट हुआ था। नेचुरल बात है कि हम मद्रास की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट मद्रास, मतलब मद्रास में कोर्ट्स एंड लॉ का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, हम ये बात कर रहे हैं। तब देखो क्या है कि भाई 1639 में मद्रास एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा था, एक हिंदू राजा के कब्जे में था। 1639 में एक कुछ अंग्रेज़ लोग जो कि सूरत में रह रहे थे, वो इंग्लैंड के राजा से, सॉरी, मद्रास के राजा से मिले, और वहाँ पे उन्होंने एक ज़मीन की डिमांड की। और जब ज़मीन मिल गई तो उन्होंने वहाँ पे एक किले-नुमा फैक्ट्री का निर्माण कर दिया, जिसका नाम सेंट जॉर्ज रखा गया। इस जो किला था, उसके साथ ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मद्रासपट्टनम, ठीक है, जिससे जो राजा के कंट्रोल में था। अब देखो, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेज़ लोग वहाँ मद्रास में पहुँचे थे, उन्होंने एक किले-नुमा फैक्ट्री निर्माण किया था, तो नेचुरल बात है कि वो लोग किले के अंदर ही रह रहे थे, और उसके बाहर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मद्रासपट्टनम। तो किले को तो वाइट टाउन बोला जाता था, और किले के बाहर का जो गांव था उसको ब्लैक टाउन बोला जाता था। तो देखो, दोनों की व्यवस्थाएं, हालांकि वाइट टाउन की जो व्यवस्था थी वो एजेंट एंड काउंसिल, क्योंकि एजेंट जो मद्रास के राजा के पास आया था, उसने ज़मीन ली थी, तो नेचुरल बात है कि एजेंट एंड काउंसिल के हाथों में वाइट टाउन की व्यवस्था रही। और उसी के साथ में जो ब्लैक टाउन था, ब्लैक टाउन मीन्स जो मद्रासपट्टनम गांव था उसको ब्लैक टाउन बोला जाता था, उसकी व्यवस्था आदिगर, जो गांव का मुखिया होता था आदिगर, उसके हाथों में रही। मतलब एक चाल्ट्री कोर्ट के रूप में, एक छोटी सी कोर्ट के रूप में वहाँ पे व्यवस्था चल रही थी ऑलरेडी। व्यवस्था क्या थी, अगर छोटे मोटे सिविल मामले देखना या फिर क्रिमिनल मामले देखना, मामले कैसे देखना होता था उस टाइम में, जैसे एक बड़े आदमी ने, जो जिसको हम आदिगर कहते हैं, गांव का मुखिया है जो, वो उसने जो डिसीजन दे दिया वही डिसीजन वहाँ पे लागू होता था। देखो, मद्रास का जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या है, 1639 टू 3 स्टेजेस में हुआ।
फर्स्ट जो स्टेज थी उसकी वो थी 1639 टू 65, और सेकंड स्टेज जो थी वो 1665 टू 86, और थर्ड जो स्टेज थी इसकी वो थी 1686 टू 1726। तो जो फर्स्ट इसका जो स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज में क्या था कि जो ये व्यवस्था जो वाइट टाउन और ब्लैक टाउन की व्यवस्था थी, ये फर्स्ट स्टेज में ही चली थी। तो जो एजेंट एंड काउंसिल, जो मतलब जो मद्रास के राजा से मिला था और राजा से उसने ज़मीन ली थी, उसने क्या है कि सारी व्यवस्था उसकी वाइट टाउन की व्यवस्था उसी के हाथों में थी, क्योंकि एजेंट एंड काउंसिल उस व्यवस्था को देखने के लिए, क्योंकि नेचुरल बात है कि वो ही आया था और उसी ने उसकी व्यवस्था देखनी थी, और छोटे मोटे मामले सुनने के लिए वो अपने मतलब उनकी व्यवस्था देखने के साथ साथ छोटे मोटे मामले भी सुन रहा था। उसी के साथ में ब्लैक टाउन की व्यवस्था जो है वो आदिगर के हाथों में थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि भाई 1661 में 1661 में एजेंट एंड काउंसिल को, क्योंकि उससे पहले छोटे मोटे मामले सिविल और क्रिमिनल मामले सुनने की पावर थी, तो 1661 में ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर जारी करके एजेंट एंड काउंसिल को हत्या तक के मामले सुनने की पावर दे दी। पावर बड़ी थी, पर किसी कारण से ये जो चार्टर है जो भारत में नहीं पहुंच पाया, और इसी दौरान क्या है कि 1665 में एक मिसेस डेविस का केस आया, और उस केस में एक अंग्रेज़ महिला पे एक आरोप लगा कि उन्होंने अपनी नौकरानी की हत्या कर दी है। क्योंकि एजेंट एंड काउंसिल को ये नहीं पता था कि भी वो इस मामले को सुन सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने इस मामले को वापस इंग्लैंड भेज दिया, और इंग्लैंड से वो मामला वापस एजेंट एंड काउंसिल के पास आया कि भी आपको 1661 में ये पावर दे दी है कि आप हत्या तक के मामले सुन सकते हैं। हालांकि मिसेस डेविस के मामले में एविडेंस के कमी के कारण उस मामले में वो मिसेस डेविस को बरी कर दिया गया। चलो, उसके बाद में देखो एक फिर नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। इसमें क्या था कि जो अपने 1665 टू 1686 का टाइम आया, इसमें क्या था कि मद्रास को प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। मद्रास को 1665 में प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया, और वहाँ पे एक गवर्नर एंड काउंसिल की स्थापना कर दी। अब गवर्नर एंड काउंसिल की स्थापना करने के बाद देखो क्या होता है कि भाई जो सिस्टम होता है, मतलब गवर्नर एंड काउंसिल की पोस्ट बना दी गई, या ये कहते हैं एजेंट एंड काउंसिल को गवर्नर एंड काउंसिल बना दिया गया। तो और वहाँ पे एक ग्रांट जूरी और पेटी जूरी की सहायता से मामले का निपटारा किए जाने का एक प्रावधान कर दिया। इस तरह से गवर्नर एंड काउंसिल को सिविल और क्रिमिनल मामले सुनने की पावर दे दी गई। इसी के साथ में एक चार्टरी कोर्ट जो ऑलरेडी काम कर रही थी वो कर ही रही थी। चार्टरी कोर्ट 3 पैगोडा तक के सिविल मामले सुन सकती थी, और क्रिमिनल मामलों में उसको छोटे मोटे अंग विच्छेद वाले मामले सुनने की पावर थी। इसी तरह से फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो 1686 टू 1726 का टाइम आ गया। उस टाइम में क्या था कि क्योंकि समुंदर के रास्ते सभी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, तो वो समुंदर के रास्ते बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि समुद्री लुटेरे इनके अंग्रेज़ों के जहाज़ों को लूट लेते थे, और इसकी बड़ी डिमांड की गई कि भी कोई ऐसी कोर्ट हो जो एडमिरल्टी से संबंधित मामले सुन सके। तो 1686 में एक जो एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई। इस एडमिरल्टी कोर्ट में, एडमिरल्टी कोर्ट मतलब सामुद्रिक न्यायालय, इस एडमिरल्टी कोर्ट में एक जज एडवोकेट और 2 अदर जज लगाए गए, जिनको सिविल मामले सुनने की पावर थी, क्रिमिनल मामले, बिजनेस से रिलेटेड और एडमिरल्टी मामले सुनने की पावर दी गई। तो सामुद्रिक न्यायालय जो था, सामुद्रिक न्यायालय में एक जज एडवोकेट और 2 अदर जज लगाए गए थे, जिनकी योग्यता की बात करें कि उनको दीवानी मतलब जो इंग्लिश लॉ रोमन विधि थी उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए,
मद्रास में सामुद्रिक न्यायालय की जो स्थापना की, उसमें क्या है कि सर जॉन बिग को जज एडवोकेट के पद पर नियुक्त किया गया। इनको मर्केंटाइल केसेस सुनने की पावर दी गई। क्या मैरीटाइम केसेस सुन सकते थे, मतलब समुंदर से रिलेटेड, और मतलब अदर ये जो जितनी भी पावर दी गई, इनको 4 तरह की पावर अपने इसको काउंट करते हैं इसमें। फिर देखो उसके बाद में जब ये अपने एडमिरल्टी कोर्ट बन गई, उसी के तर्ज पे 1726 से पहले मेयर कोर्ट की भी स्थापना मद्रास में कर दी गई। मेयर कोर्ट में एक मेयर और 12 एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट की गई। देखो 12 एल्डरमैन में से 3 एल्डरमैन जो थे सीनियर एल्डरमैन, वो अंग्रेज होने आवश्यक थे, क्योंकि उन्हीं तीनों में से मेयर का चुनाव होता था, जो कि 1 साल बाद किया जाता था। और मेयर कोर्ट को भी सिविल, क्रिमिनल और प्रोबेट की पावर दी गई। प्रोबेट मतलब वसीयत संबंधी अधिकार दिया गया। मतलब इससे पहले जो अंग्रेज़ लोग भारत में एक्सपायर हो जाते थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा हो जाती थी। इस तरह से क्या है कि एक मद्रास में लॉ का और कोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक लीगल हिस्ट्री का मतलब अच्छा टॉपिक है। आप अगर चाहें तो इसको इसी चार्ट के अनुसार इसको समझ सकते हैं, और इसी को ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।